Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about accounting principles. Before starting our lecture, let's take a quick review of our last lecture. In our last lecture, we discussed what is a business and its different types, which are sole proprietorship businesses, partnership businesses and companies. देन हमने देखा था कि जी इन बिजनेसेस को अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड बेसिकली अकाउंटिंग इज़ द मीन्स ऑफ शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है मीन्स डिफरेंट डिसीजन मेकर्स जिनका बिजनेस में किसी ना किसी किस्म का इंटरेस्ट हो एंड दे डिमांड और दे रिक्वायर सर्टन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उनको वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। फिर हमने देखी थी अकाउंटिंग की एक क्विक सी डेफिनेशन। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग financial information with decision makers. In the end, we discussed few accounting terminologies such as business transaction. Business transaction क्या होती है? बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस का कोई भी इवेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। फिर हमने एक टर्म देखा था अकाउंट विच वी विल बी यूजिंग इन फ्यूचर क्लासेस। अकाउंट बेसिकली रेफर करता है उस रिजर्व टर्म को, उस रिजर्व्ड स्पेस को जो हमने किसी भी किस्म के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ करना है, उसको हम कहते हैं अकाउंट। अकाउंट्स बेसिकली अकाउंटिंग में 5 तरह के अकाउंट्स बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इन अदर टर्म्स बिजनेस की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिजनेस को इन 5 एरियाज पे इफेक्ट कर रही होती हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स समथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ओन्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइबिलिटीज obligations on business for future payments. ओनर्स इक्विटी क्या थी जी? इट इज़ द क्लेम ऑफ द ओनर ओवर द बिजनेस। फिर हमने रेवेन्यू देखा था। रेवेन्यू होता है जी अर्निंग्स ऑफ बिजनेस जो अर्न करता है आफ्टर सेलिंग गुड्स और आफ्टर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए बिजनेस जितना खर्चा करता है, जितना एक्सपेंडिचर करता है, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस वो पेमेंट्स हैं जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये ऑलरेडी बेनिफिट हम ले चुके होते हैं, इस खर्चे से हम अब सिर्फ पेमेंट कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ द पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। हम यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद इसका बिल पे करते हैं। ये जो पेमेंट होती है इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता, ये हमारे पास्ट यूजेज की पेमेंट होती है। ये एग्जांपल है मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस की। फिर हमने देखा था प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस सिंपली मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो, बिजनेस की अर्निंग ज़्यादा हो, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा कम हो, तो हम कहते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। अगर बिजनेस की अर्निंग यानी रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो हम कहते हैं बिजनेस को लॉस हुआ। फिर हमने एंड में देखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज सिंपली assets is equals to liabilities plus owners equity. It was the quick review of our last lecture. आज के लेक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एम्स हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट इज अकाउंटिंग, और फिर हम एक देखेंगे कि जी अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर हमारा फोकस होगा ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। डिफरेंट गैप प्रिंसिपल्स हैं। गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रोसेस को स्मूथली मैनेज करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को आज स्टडी करेंगे एंड इन द एंड हम अकाउंटिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे कि अकाउंटिंग जो पूरा एक प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Accounting process क्या? Accounting process or accounting is the art of recording, classifying, summarizing and communicating financial information to make decisions. Accounting एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अकाउंटेंट्स क्या करते हैं। अकाउंटेंट इज अ पर्सन बेसिकली जो कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। दैट अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइज इट, समराइजेज एंड देन कम्युनिकेट्स इट विद द डिसीजन मेकर्स। ये अकाउंटिंग 3 तरह की हो सकती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को हम समझते हैं यहाँ पर। बेसिकली होता यह है कि जब भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसकी कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंशियल नेचर की। बाय फाइनेंशियल नेचर वी मीन्स के ऐसी एक्टिविटी जिसमें कहीं ना कहीं पैसे की बात हो रही हो, पैसे इन्वॉल्व हों। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस का डेटा रिकॉर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस में एज इनपुट यूज़ किया जाता है
ये रिकॉर्ड क्या होगा, रिसीट्स की फॉर्म में हो सकता है, बिल्स की फॉर्म में हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं इस अकाउंटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए. दीज डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक्ट्स एज इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. जब अकाउंटेंट के पास बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर अकाउंटेंट का काम होता है कि इस ट्रांजैक्शन में से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाले. फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस परचेज मशीनरी और वर्थ $5,000. तो अब अकाउंटेंट क्या करेगा, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को देख के इसमें से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालेगा. लेट्स सपोज हियर इन दिस एग्जांपल हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड टू अ मशीनरी विच इज़ एन एसेट. तो हमने 5,000 वर्थ का एसेट परचेज किया है, 5,000 वर्थ की मशीनरी परचेज किया है. ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इनपुट चली जाती है अकाउंटिंग प्रोसेस में. अकाउंटिंग प्रोसेस इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस पर कुछ काम करता है, कुछ एक्शंस लेता है और फिर कम्युनिकेट करता है इस इंफॉर्मेशन को टू डिसीजन मेकर्स. अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही हो विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स तो फिर हम इस टाइप ऑफ अकाउंटिंग को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स हमने लास्ट क्लास में देखा था. स्टेक होल्डर्स आर ऑल दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और पार्टीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस who have some kind of interest in our business. ये स्टेक होल्डर्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं और कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं. तो जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, कम्युनिटी है. ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग होते हैं. इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. तो जब अकाउंटिंग प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनपुट की जा रही है वो प्रोसेस होने के बाद, उस पर कुछ काम होने के बाद वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर कम्युनिकेट की जाए विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स तो इस टाइप की अकाउंटिंग को हम कहते हैं जी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. ठीक होती है बात. फिर अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग प्रोसेस में जा रही है वो प्रोसेस होने के बाद, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए विद इंटरनल स्टेक होल्डर्स. वो स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं जैसे कि ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, इंटरनल और लोग होते हैं बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के. तो हम इस अकाउंटिंग को कहते हैं ये मैनेजरियल अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. तो याद रखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसर्न होता है विद इंटरनल स्टेक होल्डर्स और इंटरनल डिसीजन मेकर्स. थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है टैक्स अकाउंटिंग. अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग प्रोसेस में आ रही है ये प्रोसेस हो के इसको प्रोसेस करने का, इसको रिकॉर्ड करने का, इस पर और एक्शंस लेने का मकसद है ताकि ये कम्युनिकेट की जाए विद वन ऑफ द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो कि गवर्नमेंट है, जो कि जिनका कंसर्न है बिजनेस के साथ टैक्स कलेक्शन का, टैक्स कंसर्न्स रखती है बिजनेस के साथ. तो तब हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को कहेंगे ये टैक्स अकाउंटिंग है. ठीक होती है बात. तो सिंपली स्टेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कम्युनिकेटिंग इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स. मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल डिसीजन मेकर्स. एंड टैक्स अकाउंटिंग का बेसिक रीजन होता है टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स कंसर्न्स टू टैक्स कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको. आगे चलते हैं. अब ये जितनी भी जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती है उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोसेस हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही होती हैं. तो हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स को पढ़ते हैं जिनको हम गैप प्रिंसिपल्स कहते हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये हैं ताकि हम ये समझ सकें कि एक अकाउंटिंग प्रोसेस काम कैसे करता है. इसमें पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट अ बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पज. अगर हमने 3 तरह के बिजनेसेस देखे थे. सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं और पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं. अगर हम बात करें कंपनी में तो होता ही, हमने इसकी डेफिनेशन ही देखी थी कि कंपनी हैज़ अ डिफरेंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस देन इट्स ओनर्स. ओनर्स बिल्कुल अलग लोग होते हैं जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है और कंपनी अलग से अपने नाम के साथ एग्जिस्ट कर रही होती है.
ठीक हो गई बात। लेकिन इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेसेस एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस, वहाँ पे बिजनेस और ओनर्स लीगली एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस की सोल ओनर हूँ, सोल प्रोप्रिएटर हूँ, तो मेरे बिजनेस का जो भी काम होगा वो कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। मैं क्योंकि ओनर हूँ, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेस की मेरे ऊपर है। बट इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होती है। कंपनी में सही गलत काम हो रहा होगा तो ओनर्स उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उस कंपनी की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। एनीवेज, तो ये जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है ये सिंपली स्टेट ये करता है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग के लिए हम हमेशा ओनर और बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अलग अलग रखते हैं। हमने ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को, पर्सनल एक्टिविटीज़ को बिजनेस की एक्टिविटी के साथ कंपेयर नहीं करना, मिक्स नहीं करना, अलग रखना है। हमने टर्म देखा था ओनर्स इक्विटी, कि जी हम एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में रिलेटेड टू द क्लेम ऑफ द ओनर, जिसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। अब जब हम ओनर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली ओनर का शेयर बिजनेस में अलग से रिपोर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू द ओवरऑल बिजनेस एसेट्स। तो हम यहाँ पे बेसिकली बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक बिजनेस का ओनर है, वो बाजार जाता है, मार्केट जाता है और वो 2 मशीनरीज परचेज करता है। फर्स्ट मशीनरी परचेज करता है फॉर बिजनेस और सेकेंड मशीनरी परचेज करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन सी परचेजिंग का रिकॉर्ड इंक्लूड होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। जाहिर बात है, जो बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज की गई है वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए अकाउंटिंग प्रोसेस में। जो उस ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मशीनरी परचेज की है उसको बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। ये बेसिकली क्या है? ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। तो याद रखें, ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनर्स are treated as a separate entity from the business. Next, हमारे पास गैप प्रिंसिपल है, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल और स्टेबल करेंसी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिंपली ये स्टेट करता है कि जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्टेबल मॉनेटरी यूनिट यूज़ करना चाहिए। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट मॉनेटरी यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे रुपी है, यूरो है, डॉलर है, ये मॉनेटरी यूनिट्स हैं। तो एक बिजनेस अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपनी बिजनेस एक्टिविटी को, फाइनेंशियल एक्टिविटी को मेजर करता है तो याद रखें उसके लिए कोई स्टेबल मॉनेटरी यूनिट यूज़ करना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है जिस मुल्क में वो बिजनेस काम कर रहा होता है उस मुल्क की जो करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान में जितने बिजनेस ऑपरेट करेंगे वो रुपीज़ में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। यूएस वगैरह में डॉलर्स को यूज़ किया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जी बिजनेस परचेज अ मशीनरी फॉर $8,000। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में है, $8,000 की बात की गई है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो बिजनेस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। अब ये ट्रांजैक्शन भी है, ये एक्टिविटी है बिजनेस की, लेकिन ये कैसी एक्टिविटी है जिसको हम मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ट्रेनिंग को पैसों के लिहाज से अभी हम यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर सकते। हम यहाँ पे कितनी स्किल्स इंप्रूव की गई हैं उसको हम पैसों के लिहाज से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड होगी, सेकंड ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगी। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, this accounting principle assumes that a company will continue to exist long enough to carry out its objectives and commitments and will not liquidate in the foreseeable future. Simply stated, एक बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है उसको गोइंग कंसर्न का नाम दिया जाता है। ये अज्यूम किया जाता है कि इट विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे भी नॉर्मली भी अगर लेट्स सपोज एक बंदा बिजनेस शुरू करता है तो वो कभी भी इस इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा कि ये मैं बिजनेस 1 साल 2 साल चलाऊंगा फिर ख़त्म कर दूंगा। हर बिजनेस ओनर का कंसर्न होता है कि बिजनेस शुरू किया जाए तो बहुत लंबे अरसे तक, जब तक ये बिजनेस प्रॉफिट्स दे सकता है, चलता रहे। याद रखें, जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की जाती हैं उनको बिजनेस नहीं, उनको प्रोजेक्ट कहा जाता है। इन केस
बिज़नेस की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाए कि अकाउंटेंट को लगे कि बिज़नेस जो है वो अब अपनी वर्किंग को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, तो फिर ये प्रिंसिपल उस अकाउंटेंट को कहता है कि या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उस अकाउंटेंट को चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्यों ज़रूरी है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली जब बिज़नेस अपनी किसी पेमेंट को डेफर करता है, डिले करता है, तो वो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके कह रहा होता है कि हम ये अमाउंट, ये पेमेंट आज से 5 साल के बाद करेंगे, आज से 10 साल के बाद करेंगे, आज से 20 साल के बाद करेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स कि if certain information is important for an investor or lender using the financial information, that information should be disclosed or reported when needed. जब भी कोई इन्वेस्टर, कोई स्टेक होल्डर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेगा फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन फुली डिस्क्लोज करनी है, पूरी तरह से डिलीवर करनी है, पूरी तरह से शेयर करनी है विद द स्टेक होल्डर। ठीक होती है बात? कंपनीज के ऊपर तो बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पीरियोडिकली रिपोर्ट करनी है। आप अभी गूगल पे सर्च कर लें, किसी भी कंपनी, लेट्स सपोज नेस्ले कंपनी का फाइनेंशियल डेटा सर्च कर लें, आपको उसकी 5 साल की सेल्स, 10 साल की सेल्स का डेटा भी मिल जाएगा। वो बिज़नेस कितने एक्सपेंसेस कर रही है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। कंपनी ने किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा किया ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंपनीज पे तो लीगल ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन सोल ट्रेडिंग बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेसेस के स्टेक होल्डर्स अगर उनसे डिमांड कर लें इन्फॉर्मेशन, तो फिर उस बिजनेस को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना मस्ट हो जाता है। टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट और टाइम पीरियड प्रिंसिपल, द टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स दैट अकाउंटिंग टेक प्लेस over specific time periods known as fiscal period or accounting period. These fiscal periods are of equal length and are used when measuring the financial progress of a business. According to this principle, accounting process जो है वो continue करता है for certain amount of period, for certain periods. Accounting process क्या है? रिकॉर्ड करना है डेटा को और फिर इनको उसको कम्युनिकेट करना है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू होना चाहिए, कुछ और जितने टाइम पीरियड के बाद ये काम होता है उसको हम कहते हैं फिस्कल पीरियड और अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड्स ईयरली हो सकते हैं, सेमी एनुअल हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, मंथली और वीकली हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। ईयरली मतलब बिजनेस पूरे साल डेटा को रिकॉर्ड करेगा और साल के एंड पे जाके स्टेक होल्डर के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देगा। सेमी एनुअल अगर अकाउंटिंग पीरियड या फिस्कल पीरियड है तो फिर बिजनेस का अकाउंटेंट 6 महीनों के लिए, सेमी एनुअल्स मीन्स ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 6 मंथ्स का एक पीरियड बन जाएगा। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ बिजनेस ने अब पूरे 6 मंथ्स तक बिजनेस ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है और फिर 6 मंथ के बाद ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी है विद स्टेक होल्डर्स। क्वार्टरली मीन्स साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, क्वार्टर टर्म से निकला है, तो बेसिकली आफ्टर एवरी 3 मंथ एक क्वार्टर ख़त्म होता है। तो हर 3 मंथ्स तक आपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है और 3rd मंथ के बाद वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है विद स्टेक होल्डर्स। लाइकवाइज मंथली पीरियड्स भी यूज़ हो सकते हैं और वीकली पीरियड्स भी यूज़ हो सकते हैं। Cost principle. According to this principle, fixed assets are recorded at their cost and not at their market value. As per this principle, जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तो हमने हमेशा उन एसेट्स की कॉस्ट लेनी है। अब कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट इज़ द एक्विजिशन प्राइस और ऑब्टेनिंग प्राइस ऑफ अ सर्टन एसेट। मैं एक मशीनरी ख़रीदती हूँ, उस मशीनरी को ख़रीदने पे मैंने ख़र्चा किया 10,000 का, तो मेरे लिए उस एसेट की कॉस्ट, उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो मैं जब इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रिकॉर्ड करूँगी तो मेरे पास ये मशीनरी रिकॉर्ड होगी, लिखी जाएगी विद द प्राइस विद इट्स कॉस्ट 10,000 रुपीज़ एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू। हो सकता है टाइम के साथ क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, मैंने मार्केट वैल्यू को नहीं देखना कि आज इस मशीनरी की मार्केट में प्राइस कितनी है, हमने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है उस प्राइस पे, उस कॉस्ट पे जिस पे उस बिज़नेस ने खुद उस एसेट को ख़रीदा था। इस कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल प्राइस भी कहते हैं। फिर आता है जी अक्रूअल प्रिंसिपल।
Accrual principle requires accounting transactions to be recorded in the time period in which they occur, regardless of the time period when the actual cash flow for the transaction has been received. बेसिकली अक्रूवल मीन्स पास्ट टाइम बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि वो एक्टिविटी एक टाइम पे हो रही होती है लेकिन उसकी वजह से कैश फ्लो बाद में अकर हो रहा होता है. एग्जांपल देती हूँ. मैंने घर रेंट पे लिया, ठीक है, और मैंने एग्रीमेंट किया है ओनर के साथ कि मैं आपको रेंट 3 मंथ्स के बाद पे करूँगी. क्लियर हो गई बात. तो अब एक्चुअली रेंट होगा, लेट्स सपोज ये अगस्त का मंथ है तो रेंट होगा अगस्त के मंथ का, लेकिन मैंने उसको अभी अगस्त के मंथ में पे नहीं करना, मैंने अगस्त के मंथ के बाद पे करना है. लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अक्रूवल प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो रेंट का एक्सपेंस है उसको मुझे उसी टाइम में रिकॉर्ड करना चाहिए जब ये एक्सपेंस अकर हुआ है. टेक अनदर एग्जांपल, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं. जिस मंथ का बिल होता है पेमेंट उसके बाद वाले मंथ में की जाती है. नॉर्मली होता है सेकंड थर्ड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप जो है वो बिल की पेमेंट कर सकते हो, ठीक है. तो नॉर्मली लास्ट टाइम लोग ये करते हैं कि पेमेंट करते हैं अगले मंथ में. जिस तरह अगस्त का बिजली का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, उसकी पेमेंट की जाएगी सितंबर में. ठीक होती है बात. तो अक्रूवल प्रिंसिपल ये कहता है जिस पीरियड का जो ट्रांजैक्शन हो, जिस तरह अभी हम इस इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट इज एक्चुअली पेड. इज इट क्लियर? फिर आता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स और इट इज रिलेटेड विद व्हेन टू रिकॉर्ड अ रेवेन्यू. तो रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड तब करना होता है जब सेल ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हो जाती है. सेल्स की ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी हमने रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है. सेल्स की ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होती है? जब मैं कोई चीज़ किसी को बेच दूं और ख़रीदने वाला अग्री कर जाए कि हाँ मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ. अब चाहे वो उसी टाइम पे पेमेंट करे या बाद में पेमेंट करे, रेवेन्यू अकर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आई एम अ बिजनेस और मैं अपने कस्टमर को कुछ गुड्स सेल करती हूँ और कस्टमर मुझे कहता है कि हाँ जी मैं ये चीज़ परचेज कर रही हूँ आपसे, पेमेंट मैं अगले वीक आके दे जाऊँगी. क्लियर हो गई बात. अब यहाँ पे रेवेन्यू अकर हो चुका है, रेवेन्यू बिजनेस का बन चुका है. ऑल्दो हमें एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पैसे रिसीव नहीं हुए, मगर ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेलर एंड द बायर कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ पे बायर ने सिर्फ इतना कहा है कि पेमेंट अभी नहीं करा, वो पेमेंट बाद में करेगा. क्लियर होती है बात. Consider this example: if if ABC Consulting Business completes its service at an agreed price of $1,000, ABC should recognize $1,000 of revenue as soon as its work is done. It does not matter whether the client pays the 1,000 immediately or in 30 days. यहाँ पे we need to keep in mind that we should never confuse revenue with the cash receipt. कैश रिसीट मतलब जब हमें कैश रिसीव होता है. रेवेन्यू इज बेसिकली द इनकम जो बिजनेस ने जनरेट की है आफ्टर सेलिंग गुड्स और आफ्टर प्रोवाइडिंग सम सर्विस. ये इनकम के अगेंस्ट, इस रेवेन्यू के अगेंस्ट बिजनेस को फौरन भी कैश जनरेट हो सकता है, कैश रिसीव हो सकता है, और कुछ अरसे बाद भी कैश रिसीव हो सकता है. बिजनेस ने सेल्स कर दी हैं $1,000 की, मगर उसको शायद पैसे इसके बाद में मिले. तो ये बेसिकली है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है एज सून एज द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. सेल्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए. और सेल्स ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगी? कि बिजनेस ने कुछ गुड्स दे दिए या सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं और कस्टमर अग्री कर देता है या तो फौरन पेमेंट कर दे या वो कस्टमर बाद में पेमेंट करे. क्लियर है? फिर हमारे पास एक प्रिंसिपल है जी, matching principle. The matching principle requires that expenses should be matched with the revenues of the same accounting period. हमने बात की थी कि जी अगर बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस देखना चाह रहा है तो इट शुड बी एबल टू असेस कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. और ये प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को कंपेयर करें. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस. ठीक है ना. तो अब जब भी एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज के साथ कंपेयर करेंगे या ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो वी शुड कीप इन माइंड कि दोनों इन्फॉर्मेशन सेम अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए.
अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड की नहीं होंगी तो हमें एक प्रॉपर क्लियर इन्फॉर्मेशन, एक सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो डज इट मेक सेंस कि मैंने सेल्स की जनवरी के मंथ में, और मैं उस जनवरी के मंथ के सेल्स को कंपेयर करूं दिसंबर के मंथ के एक्सपेंसेस के साथ? इट डजंट मेक सेंस ना। मैंने जिस मंथ में सेल्स की हैं मैंने उसी मंथ के एक्सपेंसेस को देखना है, क्योंकि हम ये खर्चे कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये स्टेट सिंपली करता है कि जब भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आप कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे, तो दे बोथ ऑफ दीज अमाउंट शुड रेफर टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम 2018 के रेवेन्यूज ले रहे हैं तो हमें कंपेयर करना चाहिए 2018 के एक्सपेंसेस के साथ ही। इज इट क्लियर? फिर आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल बेसिकली स्टेट्स दैट accountants should be conservative in recording losses and profits or gains. The basic accounting principle of conservatism leads accountant to anticipate or disclose losses, but it does not allow a similar action for gains. मतलब अकाउंटेंट जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है तो अगर उसको लगे कि फ्यूचर में उसको कोई लॉस होने वाला है तो वो अकाउंटेंट उस लॉस को तो आज रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा काम रेवेन्यूज़ के साथ, प्रॉफिट्स के साथ, गेन्स के साथ नहीं होएगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर अकाउंटेंट को लगता हो कि आज से 2 महीने के बाद हमारी सेल्स इतनी होने वाली हैं, ज़्यादा होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस का अकाउंटेंट वो इंक्रीज़ इन सेल्स को आज ही रिकॉर्ड कर ले। एक्चुअली जब सेल्स होंगी तब रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन बास सिचुएशन में कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो अकाउंटेंट को पहले पता चल जाते हैं, तो उन लॉसेस को एज एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल नीचे दे रही हूँ मैं कि लेट्स सपोज अ कस्टमर इज़ मोस्ट लाइकली टू गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब है कि हमें पता चले कि हमारा कस्टमर दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो हमें कोई फ्यूचर की पेमेंट कर सके। ठीक हो गया बात? तो अब जो अगर लेट्स सपोज ये कस्टमर हमारा था, ये हमसे कुछ पास्ट में परचेजिंग करके चला गया था, इसने 2000 रुपये के कुछ सामान हमसे ख़रीदे थे और कहा था कि इसकी पेमेंट 2000 पेमेंट मैं 1 मंथ के बाद करूँगा। ड्यूरिंग दिस मंथ क्या होता है कि जी हमें पता चला कि कस्टमर तो बैंकरप्ट हो गया है, वो ये 2000 पे नहीं कर सकता। ये 2000 बेसिकली बिजनेस के लिए क्या थे? अकाउंट रिसीवेबल था, बिजनेस ने पैसे रिसीव करने थे। अब बिजनेस ये पैसे रिसीव नहीं करेगा तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि जब अब ये 2000 का अमाउंट हमने रिसीव नहीं करना, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया है? बिजनेस का लॉस हो गया है, तो आज ही मुझे इस लॉस को अपने पास रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कस्टमर मुझसे आज प्रॉमिस करता है कि वो 1 मंथ के बाद मुझसे गुड्स खरीद लेगा, उसने अभी सिर्फ प्रॉमिस किया है, एक्चुअल सेल्स अकर नहीं हुई हैं, तो मैं आज इस 1 मंथ के बाद वाले रेवेन्यू को आज रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मैं इसको तभी रिकॉर्ड करूँगी व्हेन ही एक्चुअली बाइज द प्रोडक्ट। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि हमने अकाउंटिंग में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, इट शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब होता है कि कोई प्रूफ होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पे हमने अकाउंटिंग की एंट्रीज नहीं करनी होती, अकाउंटिंग में डेटा रिकॉर्ड नहीं करना होता है। हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना ज़रूरी है, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैंने कोई बिज़नेस ने कोई परचेजिंग किया तो कोई रसीद होगी जिसमें उस परचेजिंग का एविडेंस दिया गया होगा। हमने कोई सेल्स की होंगी तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतने अमाउंट की गुड्स हमने सेल किए हैं। ये है बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। हर ट्रांजैक्शन को बैक करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियंस और फीलिंग्स की बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। ये नहीं होता कि अकाउंटेंट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना एक्सपेंस होगा, नहीं, एक्चुअली इतना एक्सपेंस हुआ है, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स के एक अकाउंटेंट को कंसिस्टेंट होना चाहिए जब वो अकाउंटिंग प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पीरियड में एक तरीके से अकाउंटिंग की, दूसरे पीरियड में अकाउंटिंग का तरीका चेंज कर दिया। ठीक हो गया बात? तो अकाउंटेंट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, और अगर कोई चेंजेस अकाउंटिंग प्रोसेस में लेके आनी ज़रूरी होती हैं तो वो चेंजेस क्लियरली रिपोर्ट होनी चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए विद द स्टेक होल्डर्स। तो अकाउंटेंट अपनी मर्ज़ी से
इस प्रिंसिपल का मतलब मकसद यह है कि अकाउंटेंट अपनी मर्जी से फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। जैसे काम चल रहा है उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है, और जहाँ पे चेंजेस करनी होंगी तो प्रॉपर तरीके से वो चेंजेस कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होता है। फिर मटीरियलिटी प्रिंसिपल होता है। अब क्योंकि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये एक कॉमन सिस्टम है जो हर किस्म का बिजनेस यूज़ कर रहा है, लेकिन बिजनेस डिफर करता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ अ बिजनेस टू अनदर टाइप ऑफ अ बिजनेस। तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में जो कि इनेबल करता है कि समटाइम्स एन अकाउंटेंट माइट बी अलाउड टू वायलेट another accounting principle if an amount is insignificant. Here personal judgment and experience plays a role, और इस personal judgment और experience की basis पे जो accountant है उसके पास authority होती है कि वो decide करे whether some transaction is significant or insignificant. सिग्निफिकेंट मीन्स कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू रखता है बिजनेस के लिए कि नहीं, बिजनेस के लिए ये ट्रांजैक्शन इतनी वर्थ की नहीं है। एग्जांपल देती हूँ, हमारा बिजनेस है, हम डेली की बेसिस पे सेल्स करते हैं हज़ारों में, 25,000 की सेल्स हमारी नॉर्मली होती हैं, 25,000, 20,000, 30,000 की हमारी डेली की सेल्स है। हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक दिन मैं एक छोटा सा आइटम कोई सेल करती हूँ 200 रुपीज़ का। अब कहाँ मेरी डेली की ट्रांजैक्शंस हैं थाउजेंड्स में, 20,000, 25,000, 30,000 होती हैं, और कहाँ मैंने सेलिंग कर दिया 200 रुपीज़ की। अब अगर मैं दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करूँ तो 200 अमाउंट जो है वो मेरे लिए इममटीरियल है, इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट यूज़ करता है और देखता है कि क्या ऐसी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को मैंने अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है, और अगर करना है तो किस तरह से करना है। सेकेंडली, ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल अकाउंटेंट्स को हेल्प करता है या कहता है कि इन केस ऑफ इममटीरियल ट्रांजैक्शंस, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, अकाउंटेंट बाकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को छोड़ सकता है, उनको फॉरगो कर सकता है। बट हेयर द पर्सनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अकाउंटेंट मैटर्स अ लॉट। वो लाइक ही इज आंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, लेकिन इन सम केसेस जहाँ पे बहुत इममटीरियल नेचर की ट्रांजैक्शन हो, वो उन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड भी कर सकता है। These were few of the accounting principles जो कि यूज़ होते हैं, हेल्प करते हैं हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को स्मूथली मैनेज करने के लिए। अब अकाउंटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक हमने एक चीज़ तो इस्टेब्लिश कर लिया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और फिर उनको कम्युनिकेट करता है विद डिसीजन मेकर्स। अब ये रिकॉर्डिंग से लेके कम्युनिकेशन तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज़ टू पास थ्रू नंबर ऑफ स्टेप्स। रिकॉर्डिंग से लेके कम्युनिकेशन तक डिफरेंट स्टेप्स से इंफॉर्मेशन गुजरती है और फिर कम्युनिकेट की जाती है विद द स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर्स। इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हमने एक प्रिंसिपल देखा था अभी पिछली स्लाइड्स पे, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव एविडेंस, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहला काम अकाउंटेंट का ये होता है कि जब उसके पास किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आएगी तो पहले वो उस ट्रांजैक्शन को स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, फिर उसके बाद उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। वंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, इसको क्लासिफाई करना ज़रूरी बन जाता है। थर्ड स्टेप इज क्लासिफाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? सिंपली क्लासिफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। मतलब एक तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह ग्रुप करना, एक जगह लेके आना, एक जगह एडअप कर देना, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, वो रोज़ाना 10 सेल्स की ट्रांजैक्शन करता है, मतलब 10 दफ़ा सेल्स करता है अपने प्रोडक्ट को। पूरे मंथ का रिकॉर्ड अगर हम देखना चाहेंगे पूरे मंथ में इस बिज़नेस ने कितनी सेल्स की हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे मंथ की डेली सेल्स को कहीं पे एडअप कर देना चाहिए। अब अकाउंटेंट अगर महीने के आखिर में बैठ के तमाम अपने रिकॉर्ड्स को खोल के बैठ जाए, उसमें से एक एक सेल्स को निकाले और फिर कैलकुलेटर पे ऐड करके टोटल सेल्स ऑफ द मंथ कैलकुलेट कर ले, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए अकाउंटिंग में ये थर्ड स्टेप आता है कि हम जब डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो साथ साथ उसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। किसी एक जगह पे सिमिलर डेटा को कंबाइन करके
मिला के टोटल करके लिख रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लासिफाई हो जाती है तो इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ अ समरी एंड ओवरऑल पिक्चर ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि बास टाइम जो कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे हमने कहा था कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है विद डिसीजन मेकर्स। लेकिन बास टाइम बिजनेस की कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के, वो एज इट इज़ आप शेयर नहीं कर सकते हर एक के साथ। क्लियर हो गई बात? तो आप क्या करते हैं अकाउंटिंग में, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं, कुछ समरी क्रिएट करते हैं, कुछ शॉर्टर फॉर्म में, कुछ सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा सके, शेयर की जा सके विद डिफरेंट डिसीजन मेकर। सो इन द एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड टू डिसीजन मेकर्स। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर ये इंफॉर्मेशन क्लासीफाई हो जाती है, समराइज हो जाती है, और इन द एंड ये रिपोर्ट कर दी जाती है विद डिसीजन मेकर्स। इन द नेक्स्ट क्लासेस हम इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट फॉर एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग में। लेट्स टेक अ क्विक समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में अकाउंटिंग को देखा, उसकी कुछ टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया है, फिर हमने कुछ मोस्ट कॉमनली यूज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, और इन द एंड हमने अकाउंटिंग के 5 स्टेप्स देखे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड देन in the end that information is reported with different decision makers. So here we end this lecture. Hopefully I'll see you soon again. Till then, take care.